हमने देखा है, बहुत सुंदर बच्चा दिखाते हैं। ऐसा सुंदर बच्चा हर किसी के घर में हो, ऐसा हर किसी की इच्छा करती है, होता कहाँ है? तो वो पाउडर मलते मलते माँ कहती है, तेरे पापा एरा गैरा पाउडर खरीदना चाहते थे, तेरे पापा बुद्धू है ना, और वो बच्चा ऐसे गर्दन करता है। पर मैंने तेरे पापा की बात नहीं मानी, मैं तो अपने लाडले के लिए लेकर आई हूं जॉनसन एंड जॉनसन, और आपने खरीद लिया जॉनसन एंड जॉनसन। मैं बहुत विनम्रता के साथ, पूरी जिम्मेवारी के साथ कहना चाहता हूं, कभी आपने विचार किया क्या इस देश में ऐसा बच्चा जिसको प्रारंभ में ये कह दिया कि तुम्हारे पापा एक खास ब्रांड का टेल्कम पाउडर नहीं खरीदते हैं तो उनको तुम बुद्धू कह सकते हो? ऐसा बच्चा बड़ा होकर के माँ बाप का आदर करेगा क्या? कौन सा फैमिली सिस्टम ला रहे हैं? आप में से कुछ साइकोलॉजी के प्रोफेसर से यहाँ पर बैठे होंगे। चाइल्ड साइकोलॉजी ये कहती है कि 5 वर्ष की उम्र में बच्चा 90% जो कुछ उसने संस्कार ग्रहण करना, वो संस्कार ग्रहण उसको हो जाता है। बाद में तो उसका पल्लवन पुष्पन होता है, उसका वर्धन होता है। तो अब क्या बाल मन में डाल रहे हैं? कोमल भावनाओं को भुनाने का काम कर रहे हैं ना आप। उसमें से एक तीसरा विज्ञापन देखा होगा आपने। बच्चा आता है, माँ को कहता है, मम्मी मैं वो यूनिवर्सिटी के स्पोर्ट्स में मुझे सेलेक्ट नहीं किया, वीसी साहब ने हैं, सिफारिश कर दोगे? तो उन्होंने कहा तेरे पापा से बात करेंगे। तो पापा आए, पापा ने कहा कि नहीं बेटे, सिफारिश से नहीं सेलेक्ट होना, ईमानदारी से सेलेक्ट होना है, सच्चाई से जाना चाहिए। जैसे हमाम, यानी सच्चाई का वो हो गया पैरेलल हमाम, यानी सामान बेचने के कौन से तरीके इन विज्ञापनों से प्रभावित होकर के हम खरीद रहे हैं। पुरानी पीढ़ी के लोगों को ध्यान में होगा, क्रिकेट के मैदान में कपिल देव को दिखाते थे, और कपिल देव ने बैट पकड़ा, उसको बॉलर ने बॉल दी और क्लीन बोल्ड हो गया। वो ग्रीन रूम में गया, कुछ पी करके आया, और फिर बॉलर ने बॉल दी और छक्के ही छक्के लगाए, और कहने लगा ये है बोर्नवीटा का कमाल। ऐसा हुआ क्या आज तक बोर्नवीटा पीने वाला छक्का ही छक्का लगाएगा? ये मिसनोमर है, मिसलीडिंग है। मैं इसको बोलता हूं मैनिपुलेटिव एडवर्टाइजमेंट्स। एडवर्टाइजमेंट का महत्व है, पर एडवर्टाइजमेंट कैसे होनी चाहिए? इन्फॉर्मेटिव एडवर्टाइजमेंट्स होनी चाहिए। आप बताइए इस प्रोडक्ट में ये कंटेंट है, ये काम आता है, दिस इज इन्फॉर्मेटिव एडवर्टाइजमेंट। आप तो सिनेमा के तारक तारिकाओं के माध्यम से हेमा मालिनी इसी साबुन को लगाती है, चाहे लगाया ही नहीं हो उसने, तो आप साबुन थोड़े खरीद रहे हैं, हेमा मालिनी की अपील को खरीद रहे हैं। तो गलत है ना ये सारा का सारा। तो कुल मिलाकर क्या खरीदें, इसका विचार किया है क्या कभी? हमने विचार नहीं किया। चैलेंज है हमारे सामने, बहुत बड़ी चुनौती है, बहुत बड़ा संकट है। और फिर कैसे खरीदना? खरीदते समय आजकल के जो तथाकथित एलिट क्लास के लोग हैं, तो एलिट क्लास के लोग तो जाकर के दुकानदार को ऑर्डर दे देते हैं, लिस्ट पकड़ा देते हैं, वो सामान पैक करके दे देता है, गिनती भी नहीं करते, वो शान के खिलाफ समझते हैं। इट इज़ बियॉन्ड डिग्निटी। हम गिनती करेंगे क्या? टोटल भी नहीं करते। उन्होंने जो रेट लगाई है उसका टोटल क्या है करना भी नहीं आता। एलिट क्लास के लोगों को टोटल करना कहाँ होता है? कैलकुलेटर से करते हैं और दे आते हैं। तोल में ठीक है क्या? क्वालिटी में ठीक है क्या? जो सैंपल दिखाया था वही माल है क्या?
ISI मार्क है क्या, एग मार्क वाला मार्क है क्या? ये जो कैसे खरीदें इसके बारे में आज हम चौकन्ने नहीं है, अंधे होकर खरीद रहे हैं। और जो तथाकथित जितना ज़्यादा भद्र पुरुष है, जितना ज़्यादा पढ़ा लिखा है, क्षमा करना, और जितना ज़्यादा पैसा वाला है, वो कैसे खरीदने के संबंध में उतना ही कमज़ोर है। विचार करना पड़ेगा। और तीसरा सवाल तो कोई पूछता ही नहीं है, क्यों खरीदना? मैं बहुत सारे घरों में जाता हूँ, संघ का एक्टिविस्ट हूँ, कई घरों में जाता हूँ, चाय पीने की, खाना खाने की आदत है हमारी खराब। कल से प्रोफेसर योगेश सिंह के घर में टिका हुआ हूँ जबरदस्ती। तो जाता हूँ, अचानक घर में पहुँच गए किसी में, भाई साहब मिलते हैं, बहन जी नहीं मिलती, पूछता हूँ कहाँ गई है, उनका मार्केटिंग के लिए गई है। मार्केटिंग हैज़ बिकम ए फैशन नाउ। लौट कर आती है, दोनों हाथों में थैले होते हैं साड़ियों से भरे हुए। मैं पूछता हूँ कि क्या साड़ी नहीं थी क्या घर में? थी तो सही, तो क्यों खरीद के लाई? लेटेस्ट डिजाइन की आई। मैं एक बहुत विनम्रता के साथ सवाल करना चाहता हूँ, इस देश के वनवासी क्षेत्रों में ऐसी बहुत सारी बहनें नहीं है क्या जिनको तन ढकने के लिए एक भी कपड़ा नहीं है? और आप केवल मात्र इसलिए साड़ी या पैंट सूट का कपड़ा खरीद करके ला रहे हैं कि लेटेस्ट डिजाइन का आ गया, तो किसी के तन से कपड़ा नहीं निकाल रहे क्या आप कितना वेस्टेज करते हैं खाने में? कभी विचार किया है कि हमने क्यों खरीदना? जरूरत नहीं है तो भी खरीदना, तो कुल मिलाकर के इनइक्वलिटी आएगी ना, विषमता आएगी ना, कंजम्पशन पैटर्न का गैप आएगा ना। आंकड़े क्या बोलते हैं? भयंकर बोलते हैं। हमारे अपने देश में भी जो लोएस्ट 20% का पर कैपिटा कंजम्पशन है और हाईएस्ट 20% का पर कैपिटा कंजम्पशन है, उसका गैप लगातार बढ़ता चला जा रहा है। और एक कैलकुलेशन तो ये है, हमारे देश में लोएस्ट आदमी का और हाईएस्ट आदमी के कंजम्पशन में 90 लाख गुना का अंतर है। 90 लाख। कल्पना कर सकते हैं इस देश में कौन से कंज्यूमरिज्म के ओर जा रहे हैं? कौन सा कंजम्पशन पैटर्न है आपका? कौन सा लाइफ पैटर्न है? कौन सा डेवलपमेंट है? कौन सवाल खड़ा करेगा इनके बारे में? नौजवान लोगों को सवाल खड़ा करना पड़ेगा ना इस देश में से, नहीं चल सकता ना। और इसलिए फिर बेशर्मी होती है पॉवर्टी लाइन को डिफाइन करने में। हमारा देश का प्लानिंग कमीशन कहता है कि अर्बन सेक्टर में 28 रुपये रोजाना और रूरल सेक्टर में 22 रुपये रोजाना की इनकम जिसको हो जाती है वो पॉवर्टी लाइन से बाहर निकल गया। तुम एक कप चाय पी सकते हो क्या 28 रुपये में? वो जो पॉवर्टी लाइन को डिफाइन, बेशर्मी है ये, बेशर्मी। इससे ज्यादा बेशर्मी हो सकती है क्या? क्यों हो रहा है ये सब? क्योंकि हमने इन प्रश्नों के संदर्भ में समूचे देश को ध्यान में रख करके कभी विचार नहीं किया। ए सेगमेंट ऑफ दिस सोसाइटी, ए फ्रेगमेंट ऑफ दिस सोसाइटी, तमाम डेवलपमेंट प्लान का विचार करते समय हमारी आंखों के सामने केवल वही रहता है। देश तो वो नहीं है ना, देश तो बड़ा है ना। और ये समस्या अब गहराती जा रही है, वर्ल्ड ओवर हो गई है, समूची दुनिया में फैल गई है। अभी पिछले दिनों आपने सुना होगा, पढ़ा भी होगा, अमेरिका में एक मूवमेंट चला, ऑक्यूपाई वॉल स्ट्रीट मूवमेंट। ये चला ऑक्यूपाई वॉल स्ट्रीट मूवमेंट। वॉल स्ट्रीट वहाँ स्टॉक एक्सचेंज वाली स्ट्रीट है, जैसा हम जानते हैं, हमारे यहाँ बॉम्बे में है वगैरह है, वॉल स्ट्रीट है। वहाँ पर धरना दे दिया, कब्जा कर लिया लोगों ने। आश्चर्य लगा, अमेरिका में भी धरना और कब्जा होता है क्या? होता है। तो एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट है प्रोफेसर स्टिग्लिट्स। प्रोफेसर स्टिग्लिट्स ने उस ऑक्यूपाई वॉल स्ट्रीट मूवमेंट की कारण मीमांसा करते हुए एक आर्टिकल लिखा है। मेरे भी ध्यान में पहली बार आया, क्योंकि मेरे को तो अमेरिका जाने का दुर्भाग्य मिला नहीं अभी तक। मैं तो भारत में ही घूमता हूँ, वो भी पूरा नहीं घूम सका। तो अमेरिका की ऐसी स्थिति है क्या? ये मेरे लिए भी आश्चर्य का विषय था।
तो प्रोफेसर स्टिग्लिट्ज़ ने जो अमेरिका के सोशियो पॉलिटिको इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को उस वॉल स्ट्रीट मूवमेंट के आधार पर बताया, एक सेंटेंस जो बताया उन्होंने, द होल पॉलिटिको इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ अमेरिका इज ऑफ 1% बाय 1% फॉर 1%, ऐसा स्टिग्लिट्ज़ बोलता है। वहाँ का जो समूचा राजनीतिक तंत्र, आर्थिक तंत्र चल रहा है, वो 1% लोगों का है, 1% लोगों के द्वारा है, 1% लोगों के लिए, तो 90%, 99% का क्या बनेगा? ये अमेरिका की हालत है, तो भारत की हालत कैसी होगी? इसलिए मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ आज के इस सेमिनार के इस प्रथम उसमें से, कि हमको कंज्यूमरिज्म के बारे में, कंजम्पशन के बारे में जरा मल्टी डायमेंशनल अप्रोच के आधार पर विचार करना पड़ेगा। हमारी वर्ल्ड व्यू बदलना पड़ेगा, विश्व दृष्टि बदलनी पड़ेगी, जो सबसे फंडामेंटल काम है। सबसे ज़्यादा गड़बड़ हो गया वर्ल्ड व्यू को लेकर के। आज हमारे जितने डिसिप्लिन्स हैं जो हम यूनिवर्सिटीज में पढ़ते पढ़ाते हैं, वो एक खास तरह के वर्ल्ड व्यू पर डिपेंडेंट है। वो है फ्रेगमेंटेड मैकेनिस्टिक वर्ल्ड व्यू है। हम संपूर्ण चीज़ को, इस सृष्टि को, समूचे यूनिवर्स को फ्रेगमेंटेड मानते हैं, मशीन की तरह मानते हैं, पार्ट्स में मानते हैं, निर्जीव मान करके चलते हैं। तो फिर वनवासी क्षेत्र में अगर पेड़ कट रहे होंगे तो मुझे कोई दर्द नहीं है। कोई भूख से तड़प करके मर रहा होगा तो मेरी अय्याशी पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैंने फ्रेगमेंटेड माना है, अलग अलग माना है। प्रकृति की तरफ, नेचर की ओर देखने का मेरा दृष्टिकोण क्या है? नेचर मेरी सुख सुविधा के लिए बनी है। नेचर एक चुड़ैल है, इसकी चुड़िया को मरोड़ो और जितना प्राप्त कर सकते हो वो करो। इसलिए हम लोग पढ़ते और पढ़ाते हैं ना कि सभ्यता की कहानी और प्रकृति पर विजय की कहानी साथ साथ चलती है। आपने भी ऐसे लिखा होगा, मैंने भी ऐसे लिखा था। उस समय पर मुझे इसका इम्प्लीकेशन ध्यान में नहीं आया, अब आया, बड़ा भयंकर है। आपने सभ्यता के विकास की कहानी को नेचर पर विजय पर जोड़ दिया। इट्स ए एक्सप्लॉइटेशन ऑफ नेचर। अब हम एनवायरनमेंट की प्रॉब्लम की चिंता कर रहे हैं, अब हम पोल्यूशन के बारे में चिंता कर। अप्रोच होल गलत है आपकी। तो ये जो फ्रेगमेंटेड मैकेनिस्टिक वर्ल्ड व्यू है, इसको बदलना पड़ेगा। भारतीय मनीषियों ने कहा था ये संपूर्ण सृष्टि एक ही है, सर्वम खलमिदम ब्रह्म, ऐसा कहा था ना हमारे यहाँ। पहाड़ में भी वही है, पेड़ में भी वही है, जीव जंतु में भी वही है, ऐसा बोला था। उस समय पर हमको लोगों ने कहा ये पिछड़े लोग हैं, ये दकियानूशी है। हमने कहा था कण कण में भगवान है। कहते कैसे बेवकूफ़ लोग हैं, अनसाइंटिफिक है। एक शब्द आजकल बहुत चल पड़ा ना, ऐसी सब चीज़ों को अनसाइंटिफिक है। अब जो लेटेस्ट रिसर्च हो गई अभी में, तो क्या गॉड पार्टिकल खोज रहा ना। व्हाट इज दिस गॉड पार्टिकल भैया? हमने कण कण में भगवान कहा था ना। तो हमारी विश्व दृष्टि कैसी होनी चाहिए? इंटीग्रल होलिस्टिक वर्ल्ड व्यू। तमाम डिसिप्लिन, तमाम अप्रोच, तमाम पॉलिसी, तमाम लाइफ पैटर्न इस होलिस्टिक इंटीग्रल वर्ल्ड व्यू के आधार पर बनना चाहिए। तमाम चीज़ों के साथ जुड़े हुए हैं हम पहाड़ के साथ भी जुड़े हुए हैं, हम पेड़ पौधे के साथ भी जुड़े हुए हैं, हम सूर्य और चंद्रमा के साथ भी जुड़े हुए हैं, हम मनुष्य के साथ भी जुड़े हुए हैं। एकात्म है, अलग अलग नहीं है, सबका सुख दुख साझा है, साझेदारी और भागीदारी है। ये जब अप्रोच आएगी तो एक नए तरह का पैटर्न जन्म लेगा, और वो पैटर्न देने की जिम्मेवारी स्वामी विवेकानंद की ये शारद शताब्दी है। वो तो बहुत वर्षों पहले कह गए थे, दुनिया को ये अध्यात्म सिखाने का काम भारत को करना है। महर्षि अरविंद ने भी कहा था, निराशा के गहनतम अंधकार से बाहर निकलो और दुनिया को चुनौती के साथ में
भारत का अध्यात्म और भारत की दृष्टि सिखाने के लिए साहस के साथ आगे बढ़ो। मुझे ऐसा लगता है आज की सेमिनार में भी चाहे कंज्यूमर के माध्यम से ही सही, हम इस दिशा में आगे बढ़ेंगे और उस काम में ये बड़ौदा यूनिवर्सिटी और उसकी ये सेमिनार ये साक्षी बनेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। आपने मुझे बुलाया, इसके लिए हृदय के अंतःस्थल से मैं आयोजकों का, यूनिवर्सिटी का और आप सब लोगों का, आपने इतनी देर तक बर्दाश्त किया, इसके लिए हृदय के अंतःस्थल से बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, sir, for enlightening the gathering with your inspiring speech. On this auspicious moment, I would now request Dr. B.L. Gupta, sir, along with the other dignitaries, to release the book on Grahak Suraksha. Thank you, everyone. I believe participation is more important than winning. The Faculty of Social Work, in collaboration with National Service Scheme, had organized an essay and debate competition on consumerism, wherein all the students from various schools of Baroda were invited for participation, amongst whom we today felicitate the winners of the essay and debate competition. Now I declare the winners for the debate and essay competition. The third prize goes to Solanki Snehal Ba from Reliance School. I would now request Sri Ramanbhai Patel to give away the first prize of debate competition to Krishna Thakkar from Bright Day School. Proceed with the winners of the essay competition. I would request Professor Niranjan Pandya sir to give away the third prize of essay competition to Priyadarshi Drashti from St. Joseph School. I request Sri Ramesh Thaman sir to give away the second prize for the essay competition to Pathak Yash from Alembic School. I would now request our Vice Chancellor sir, Mr. Yogesh Singh, to give away the first prize to Pathak Shivani from Convent of Jesus in Mary. Thank you, sir. Now taking forward the inaugural session, I would now request our guest of honor for today, Sri Ramesh Thaman sir, the Deputy Director of Consumer Affairs, Gujarat State, Gandhinagar, to address the gathering. MS યુનિવર્સિટી દ્વારા આ જે પ્રોગ્રામનું આયોજન કર્યું છે એના માટે હું એમને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન આપું છું. ગ્રાહકને મળેલા અધિકારો પૈકી એક અધિકાર કન્ઝ્યુમર એજ્યુકેશન મેળવવાનો પણ અધિકાર છે. હવે પછીના 3 સેશન્સમાં કન્ઝ્યુમર એજ્યુકેશન મેળવવા માટે આપ સૌ તલપાપડ હશો. આપણે બહુ સમય વ્યતીત થઈ ગયો છે, 1 કલાક ઓવર ચાલી રહ્યા છે, એટલે વધારે સમય આપનો હું લેતો નથી.
આપણા ગુજરાત સરકાર દ્વારા જે કન્ઝ્યુમર ક્લબોની પ્રવૃત્તિઓ ચાલી રહી છે એમાં ગયા વર્ષે આપણે 1000 કન્ઝ્યુમર ક્લબોની સ્થાપના કરી હતી. 1000 સ્કૂલોમાં આપણે ગ્રાહક શિક્ષણને લગતી કામગીરી પૂર્ણ કરી હતી. ચાલુ વર્ષમાં આપણે એમાં વધારો કરી અને 1200 કન્ઝ્યુમર ક્લબોની સ્થાપના કરીએ છીએ. જે આ શહેરમાં આપણે આજે છીએ એના જે મંડળ છે એ ગ્રાહક જાગૃત મંડળ, એમના દ્વારા ગયા વખતે 35 કન્ઝ્યુમર ક્લબોની સ્થાપના કરી હતી. એમાં આ વખતે એમને બમણો વધારો કરી અને 70 કન્ઝ્યુમર ક્લબોની સ્થાપના કરી છે. એમના માટે હું ખૂબ આભારી છું. ટૂંકમાં કન્ઝ્યુમર ક્લબમાં જે ગ્રાહક સુરક્ષા મંડળો છે એમની મુખ્ય ફરિયાદ એવી છે કે ભાઈ જે 5000 મળે છે અમને એ બહુ ઓછા પડે છે. ગઈકાલે અમારે સચિવશ્રી અન્ન નાગરિક પુરવઠા અને ગ્રાહક બાબતો સાથે આ બાબતે ચર્ચા થઈ. તો તેઓશ્રીએ કેન્દ્ર સરકાર આપણને 10,000 આપવા તૈયાર છે, તો એ 10,000 કન્ઝ્યુમર ક્લબોને મળે એ માટેની દરખાસ્ત મોકલી આપવા અમને જણાવ્યું છે. તો એ મુજબની દરખાસ્ત અમે ગુજરાત સરકારને મોકલી આપીશું અને ત્યાંથી કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા દરખાસ્ત મંજૂર થયેથી આપણને આ કન્ઝ્યુમર ક્લબ દીઠ 10,000 રૂપિયા મળનાર છે. આપણો મુખ્ય જે ધ્યેય છે એજ્યુકેશન શિક્ષણ મેળવવાનો છે. 3 સેશન્સમાં એ આપણે મેળવીશું. એટલે વધારે સમય ન લેતા આ જે કે પ્રોગ્રામનું આયોજન કર્યું છે એ સફળ થાય એવી શુભેચ્છાઓ આપું છું. Thank you, sir. Moving to the presidential address, Shri Ramanbhai B. Patel, B.Tech, Mumbai, M.Tech, Textile from Manchester, England, President, Jagrut Grahak Mandal, Vadodara, successfully operated his manufacturing unit Rayon Gelatin Limited for 4 decades, leading industrialist of Vadodara, prominent philanthropist, munificent donation to Vasad Engineering College, assisted many social services organizations like Baroda Citizens Council, United Way of Baroda, Jagrut Grahak Mandal, and the Community Science Center. I would now request Sir to address the audience and say a few words. Vice Chancellor Professor Yogesh Singh, Professor B.L. Gupta, Director KEPAB, Sri Parmar, Dean Faculty of Social Work, Maganbhai Parmar, ladies and gentlemen.